नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह से एक टाइम मशीन में बैठने वाले हैं और इतिहास के 1000 साल लंबे दौर की पड़ताल करेंगे। हमारा समय है लगभग 700 से 1750 ईस्वी के बीच का भारत, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो है एनसीईआरटी की इतिहास की किताब का एक अध्याय, जिसे जिसे सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी की तैयारी के लिए एक मजबूत नींव माना जाता है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि एक इतिहासकार की तरह सोचते कैसे हैं। हम कुछ सुरागों को जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उस जमाने का भारत असल में कैसा दिखता था, कैसा सोचता था। और हमारे सुराग भी बड़े दिलचस्प हैं। दो नक्शे जो एक ही जगह के हैं पर लगते बिल्कुल अलग हैं, कुछ शब्द जिनका मतलब ही बदल गया, और हाथ से लिखी पुरानी पांडुलिपियां। चलिए शुरू करते हैं इन नक्शों की पहेली से। तो हमारे पास पहला सुराग है 1154 में अलब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ एक नक्शा। इसे देखकर तो आज कोई भी चकरा जाएगा। इसमें दक्षिण भारत वहां है जहां आज हम उत्तर भारत को देखते हैं, और श्रीलंका का द्वीप सबसे ऊपर, मतलब उत्तर में है। हाँ, और जगहों के नाम भी अरबी में लिखे हुए हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है, क्योंकि लगभग 600 साल बाद 1720 के दशक में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने उसी इलाके का एक और नक्शा बनाया। वो नक्शा हमें आज के नक्शे जैसा ज्यादा जाना पहचाना लगता है। हाँ, काफी हद तक, खासकर तटीय इलाके जो कोस्टल एरियाज हैं, उनकी डिटेलिंग तो कमाल की है। बिल्कुल, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपियन नाविक और व्यापारी उसका इस्तेमाल करते थे। उनके लिए वो डिटेल्स बहुत जरूरी थी। तो मतलब नक्शा कौन बना रहा है और किसके लिए बना रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, यही सबसे क्रूशल पॉइंट है। इन दोनों नक्शों का अंतर सिर्फ जानकारी के बढ़ने का नहीं है, ये दिखाता है कि नक्शे बनाने का साइंस, जिसे कार्टोग्राफी कहते हैं, वो भी कितना बदल गया था। इतिहासकारों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी जानकारी किस कॉन्टेक्स्ट में, किस पर्सपेक्टिव से तैयार की गई थी। ये बात सोच से मजबूर करती है कि कैसे एक ही चीज को देखने का नजरिया समय के साथ पूरी तरह बदल जाता है। मुझे लगता है यही बात शायद शब्दों पर भी लागू होती होगी। जैसे आज हम हिंदुस्तान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत आज के भारत का पॉलिटिकल मैप आ जाता है ना? बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिससे इतिहासकारों को बचना होता है। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, मिन्हाज-ए-सिराज, हाँ, तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों से था। अच्छा, तो मतलब सिर्फ दिल्ली सल्तनत का जो अधिकार क्षेत्र था। सही पकड़ा आपने। वो एक पॉलिटिकल टर्म था। उसमें दक्षिण भारत का तो कोई जिक्र ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 13वीं सदी की किसी किताब में हिंदुस्तान पढ़ते हैं तो हमें अपने दिमाग से आज के भारत का नक्शा पूरी तरह निकालना होगा। बिल्कुल। ये तो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब शब्द वही है, दुनिया पूरी तरह अलग। और फिर देखिए, 300 साल बाद 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल इस पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के फौना और यहाँ के लोगों की संस्कृति को डिस्क्राइब करने के लिए किया। अमीर खुसरो ने भी तो हिंद शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, 14वीं सदी में कुछ इसी तरह। तो एक जियोग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी तो बन रही थी, लेकिन वो पॉलिटिकल और नेशनल फीलिंग नहीं थी जो आज है। एक और उदाहरण है विदेशी शब्द का। आज तो इसका मतलब है जो भारतीय ना हो। हाँ, अ फॉरेनर। पर उस समय मध्यकाल में विदेशी का मतलब था कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस गांव या समाज का हिस्सा ना हो। उसे हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता था। अरे, मतलब अगर मैं उस जमाने में दिल्ली से चलकर किसी गांव में जाता तो गांव वाले मुझे विदेशी बुलाते। हाँ, बिल्कुल। एक शहर में रहने वाले के लिए जंगल में रहने वाला कोई वनवासी विदेशी हो सकता था, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो किसान, चाहे उनका धर्म या जाति अलग-अलग हो, वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। वाह! वो एक ही कम्युनिटी का हिस्सा थे। तो ये समझना कि शब्दों का मतलब समय के साथ बदलता है, यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, जहां सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लेखक किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। अच्छा, इन सुरागों से हम अतीत की तस्वीर तो बना रहे हैं, पर इतिहासकारों को ये सुराग मिलते कहाँ से हैं? इतिहासकार सिक्के, शिलालेख, आर्किटेक्चर और जाहिर है रिटन रिकॉर्ड्स जैसे कई स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं।
इस 1000 साल के दौर में एक बड़ा बदलाव ये आया कि कागज पहले के मुकाबले सस्ता और ज्यादा आसानी से मिलने लगा। तो मतलब रिटन मटेरियल बढ़ गया होगा? बहुत ज्यादा। इसका नतीजा ये हुआ कि लिखित सामग्री की मात्रा अचानक बहुत बढ़ गई। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों की बातें, अर्जियां, अदालती दस्तावेज, हिसाब किताब, सब कुछ लिखने लगे। हाँ, ये सब कागज पर लिखा जाने लगा। तो इतिहासकारों का काम आसान हो गया होगा। ज्यादा सोर्सेज मतलब ज्यादा जानकारी। दिखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी और दिलचस्प चुनौती खड़ी कर दी। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। सही बात। तो लिपिक या नकल नवीस हाथ से पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स की नकल तैयार करते थे। अच्छा, हाँ, कॉपिंग मैं समझ सकता हूँ। नकल करते हैं, गलतियां तो होती हैं। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। नकल करते समय लिपिक छोटे मोटे बदलाव कर देते थी। कोई शब्द बदल दिया, कोई वाक्य अपनी समझ से ठीक कर दिया। और ये सदियों तक होता रहा। हाँ, और हर नई नकल में कुछ नए बदलाव जुड़ते गए। नतीजा ये हुआ कि एक ही मूल ग्रंथ की अलग अलग कॉपीज एक दूसरे से काफी अलग हो गईं। बाप रे! इसका मतलब है कि हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कभी मिलती है। हाँ, और यही एक गंभीर समस्या है। तो फिर इतिहासकार क्या करते हैं? इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के कई अलग अलग पांडुलिपियों को पढ़ना पड़ता है, उनकी भाषा और स्टाइल की तुलना करनी पड़ती है, और फिर एक एजुकेटेड गेस लगाना पड़ता है कि मूल रूप से लेखक ने क्या लिखा होगा। इसका एक क्लासिक उदाहरण 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी है। जियाउद्दीन बरनी? हाँ, उन्होंने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा और दूसरी बार ठीक 2 साल बाद उसमें कुछ सुधार करके फिर से लिखा। तो दोनों में बहुत फर्क था क्या? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि इतिहासकारों को 1960 के दशक तक उनके पहले वाले वर्जन के बारे में पता ही नहीं था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, वो किसी बड़ी लाइब्रेरी के कलेक्शन में कहीं दबा पड़ा था। दशकों तक इतिहासकार सिर्फ दूसरे वर्जन के आधार पर ही उस दौर को समझ रहे थे। सोचिए, एक पूरी की पूरी किताब के मिलने से इतिहास की समझ कितनी बदल सकती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हिस्टोरिकल सोर्सेस को क्रिटिकली एग्जामिन करना कितना जरूरी है। वाह, मतलब इतिहास का एक हिस्सा तो दशकों तक छिपा ही रहा। अच्छा, इन 1000 सालों में सिर्फ लिखने पढ़ने के तरीकों में ही नहीं बल्कि समाज में भी जबरदस्त बदलाव आए। नई टेक्नोलॉजीज आईं, नया खान पान आया। बिल्कुल, ये दौर बड़े टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का था। सिंचाई के लिए पर्शियन व्हील, जिसे हम रेहट कहते हैं, रेहट, हाँ, उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। कताई में चरखा आ गया, जिससे कपड़ा उत्पादन तेज हो गया। और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी गन पाउडर वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा, जिसने लड़ाइयों का तरीका ही बदल दिया। और खाने की मेज पर भी तो क्रांति आ रही थी। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, ये सब चीजें जो आज हमारे जीवन का हिस्सा हैं, इसी दौर में बाहर से उपमहाद्वीप में आईं। और जब इतनी नई चीजें आती हैं तो समाज भी स्थिर नहीं रहता। इस दौर में लोगों की मोबिलिटी यानी गतिशीलता बहुत बढ़ी। लोग काम और अवसर की तलाश में झुंड बनाकर दूर दूर की यात्राएं करने लगे। और इसी दौर में कुछ नए सामाजिक समूह भी उभरे। हाँ, जैसे राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र यानी राजा का पुत्र से निकला है, एक पावरफुल कम्युनिटी के रूप में उभरे। इसके अलावा मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। कायस्थ जो लिपिकों और सचिवों का काम करते थे। बिल्कुल, इन जैसे समूहों ने भी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हासिल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि नई टेक्नोलॉजी और नए अवसर एक तरह से समाज को रीशफल कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। इसी दौर में खेती का विस्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई। इससे कई वनवासियों को अपनी जमीन छोड़कर कहीं और जाना पड़ा और कुछ किसान बन गए। और इससे समाज में अंतर भी बड़े होंगे। बहुत। जैसे जैसे समाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, आर्थिक और सामाजिक अंतर भी गहरे होने लगे। लोगों को उनकी पृष्ठभूमि और उनके काम के आधार पर जातियों या उपजातियों में बांटा जाने लगा। और ये जातियां अपने नियम खुद बनाती थीं। हाँ, अपने सदस्यों के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए खुद की नियम कानून बनाती थीं, जिन्हें लागू करने के लिए जाति पंचायत होती थी। अच्छा, और मुगल, इन साम्राज्यों ने कई छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक अखिल क्षेत्रीय यानी पैन रीजनल साम्राज्य बनाया। हाँ, और वो अपनी ताकत का बखान भी करते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की तारीफ में लिखी एक संस्कृत प्रशस्ति में तो यहाँ तक दावा किया गया है। बलबन 1286 से 1287। हाँ, तो उस प्रशस्ति में कहा गया है कि उसका साम्राज्य
पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला था और उसमें पूरा दक्षिण भारत भी शामिल था। लेकिन इतिहासकार इसे सच नहीं मानते होंगे। नहीं, वे इन दावों को हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं मानते। वे इसे बड़ा चढ़ाकर किया गया दावा मानते हैं, लेकिन वो इसे सिरे से खारिज भी नहीं करते। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि शासक ऐसे दावे करते ही क्यों थे। उनकी महत्वाकांक्षा को समझने के लिए। बिल्कुल। और जब 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो रीजनल स्टेट्स फिर से उभरे, लेकिन उन पर इन बड़े पैन रीजनल साम्राज्यों की विरासत का गहरा असर था। किस तरह का असर? चाहे वो गवर्नेंस का तरीका हो, इकोनॉमी का मैनेजमेंट हो या फिर कल्चर और लैंग्वेज हो। समाज और राजनीति के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी जरूर बड़े बदलाव देखने को मिले होंगे। बिल्कुल। इस दौर में, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई, राजाओं ने अपनी सत्ता दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाए और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान की वजह से। हाँ, समाज में उनका बहुत आदर था। इसी दौर में भक्ति की एक नई लहर भी आई, जिसमें भक्त को अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पुरोहित की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, सिर्फ सच्ची श्रद्धा ही काफी थी। और इस्लाम का आगमन भी इसी दौर में हुआ था, है ना? हाँ, 7वीं सदी में व्यापारी और प्रवासी अपने साथ कुरान शरीफ का संदेश इस उपमहाद्वीप में लाए। मुसलमान कुरान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। और क्या इस्लाम में भी अलग अलग व्याख्याएं थीं? हाँ, जैसे हिंदू धर्म में कई तरह की मान्यताएं हैं, वैसे ही इस्लाम के अनुयायियों ने भी इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या की। इससे शिया और सुन्नी जैसे अलग अलग समुदाय बने, जिनकी मान्यताएं और परंपराएं थोड़ी अलग थीं। तो हमने नक्शों, शब्दों, समाज और धर्म में आए बदलावों को देखा। अब आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो यूपीएससी के एनालिटिकल पार्ट के लिए बहुत जरूरी है। इतिहासकार इतने लंबे 1000 साल के दौर को आखिर समझते और बांटते कैसे हैं? ये पीरियडाइजेशन का सवाल है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 19वीं सदी के बीच में जब ब्रिटिश इतिहासकार भारत का इतिहास लिख रहे थे, तो उन्होंने इसे 3 हिस्सों में बांटा था। हाँ, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। ये बंटवारा एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर बेस्ड था कि राजा का धर्म ही हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है। लेकिन इसमें तो बहुत बड़ी समस्याएं लगती हैं। ये तो बहुत ओवर सिंप्लीफाइड लगता है। उस दौर में तो करोड़ों लोग रहते थे जो हिंदू या मुसलमान नहीं थे, और एक ही दौर में अलग अलग धर्मों के राजा भी तो थे। एग्जैक्टली। यही इसकी सबसे बड़ी खामी है। इस विभाजन ने उपमहाद्वीप की जबरदस्त डाइवर्सिटी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसने एक झूठी तस्वीर पेश की कि शासकों का धर्म ही सब कुछ तय करता था, जबकि आम लोगों की जिंदगी, समाज, अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ और भी चल रहा था। तो आज के इतिहासकार इस विभाजन को नहीं मानते? नहीं, आज ज्यादातर इतिहासकार इस काल विभाजन को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये कॉलोनियल पॉलिटिक्स से प्रेरित था। वे किसी युग की विशेषता बताने के लिए आर्थिक और सामाजिक कारकों पर ज्यादा ध्यान लेते हैं। तो फिर इस 1000 साल के दौर को क्या कहना चाहिए? इसे अक्सर मध्यकाल या मिडीवल पीरियड कहा जाता है। हाँ, लेकिन इस शब्द के साथ भी एक समस्या है। क्या? मध्यकाल को अक्सर आधुनिक काल यानी मॉडर्न पीरियड के कॉन्ट्रास्ट में देखा जाता है, और आधुनिकता का मतलब अक्सर भौतिक तरक्की और बौद्धिक प्रगति से लगाया जाता है। अच्छा, तो इससे ऐसा लगता है मानो मध्यकाल एक ठहरा हुआ अंधकार का दौर था जिसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ। बिल्कुल, जबकि हमारी पूरी बातचीत यही दिखाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दौर तो जबरदस्त बदलावों, हलचल और विकास का था। बिल्कुल। इस दौर में उपमहाद्वीप के समाजों में बहुत गहरे परिवर्तन हुए। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध और एडवांस्ड थी कि उसने यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज को भी अपनी ओर खींचा। तो सिर्फ मध्यकाल कह देना भी उस दौर की पूरी कहानी नहीं बताता। नहीं, इतिहास को ऐसे आसान डिब्बों में बांटना हमेशा खतरनाक होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये कि इतिहास को पढ़ना सिर्फ तथ्य रटना नहीं है। ये एक डिटेक्टिव का काम है। आपको अपने सोर्सेज पर सवाल उठाने पड़ते हैं, शब्दों के बदलते अर्थों को समझना होता है, और अतीत को बांटने के तरीकों पर भी क्रिटिकली सोचना पड़ता है। हाँ, ये एक एनालिटिकल माइंडसेट है जो किसी भी गंभीर अध्ययन के लिए, खासकर सिविल सेवा परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। ये जानना कि किस शब्द का किस समय में क्या मतलब था या किस दस्तावेज को किस नजरिए से लिखा गया था,
ये हमें अतीत की एक गहरी और ज्यादा सच्ची समझ देता है। इतिहास सिर्फ क्या हुआ का जवाब नहीं देता, बल्कि ये भी समझाता है कि चीजें वैसी क्यों हुई और उनका क्या असर हुआ। और अंत में हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हिंदू काल या मुस्लिम काल जैसी हिस्टोरिकल कैटेगरीज बाद में बनाई गईं और वे उस दौर की पूरी सच्चाई को नहीं दर्शाती, तो क्या इससे हमारे अपने आज के समाज को देखने के नजरिए में भी कोई बदलाव आता है? इस पर सोचिएगा जरूर।